गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में कुछ मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे ना। तो डिटर्मिनेंट यू अंडरस्टैंड कि बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी इज इक्वल्स टू व्हाट। और आई थिंक मैंने और भी कुछ पॉइंट्स बताए थे। अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज लग रहे हैं बट दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना। अभी आगे जाकर के तुमको उसका यूज समझ में आएगा। एंड एज आई सेड कि प्रॉब्लम इसी सेक्शन से आते हैं, ओवर वेक्टर एंड 3D मेनली। लेट्स टेक सम मोर प्रॉपर्टीज। if I keep cyclic order same, box product remains unchanged. ठीक है, कीपिंग द साइक्लिक ऑर्डर सेम, बॉक्स प्रोडक्ट इज अनचेंज्ड। मतलब बॉक्स एबीसी बराबर बॉक्स बीसीए बराबर सीएबी। ठीक, अगर तुमने साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया तो तुमको नजर आ जाएगा कि सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बीएसी, तो अगर बीएससी की बात करूंगा तो इट विल कम आउट माइनस। मेरे ख्याल से ये सब डिटर्मिनेंट की मदद से इसके प्रूविंग में कुछ दम है ही नहीं, है ना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 and you understand your first row is B1 B2 B3, second C1 2 3, third A1 2 3। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत नहीं है कि दो इंटरचेंजेस हुए हैं, जबकि इन दीज टू यू कैन सी कि केवल दो रो इंटरचेंज हुए। ठीक है ना, केवल एक इंटरचेंज हुआ है। तो डिटर्मिनेंट की मदद से ये पॉइंट क्लियर। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इफ आई इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस, तुम लिख सकते हो इंटरचेंजिंग डॉट एंड क्रॉस doesn't affect the box product. Interchanging dot and cross doesn't affect, obviously this is first slide, doesn't affect the box product. ठीक, अगेन एग्जाम में कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने से बॉक्स प्रोडक्ट सेम रहेगा क्या। ऐसा एक भी ऑप्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुमको। ठीक, किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में यू विल गेट टू नो कि काश मैंने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की होती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। ठीक, तो इंटरचेंजिंग डॉट एंड क्रॉस से क्या मतलब आ रहा है? ऑब्वियसली ए डॉट बी क्रॉस सी, यही मतलब हुआ ना। अब इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि ऑर्डर ऑब्वियसली इन दिस तुम पहले बी क्रॉस सी ऑब्टेन करोगे देन ए से डॉट, है ना। इतना तो तुमको समझना ही पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि सर ए का मैंने डॉट बी के साथ ले लिया, अब मैं सी से क्रॉस लेने जा रहा हूं। तो इतनी समझ तो होनी पड़ेगी कि दिस इज व्हाट आई मीन। नाउ इफ आई वांट टू नो प्रूफ ऑफ दिस, तो इसमें भी कोई खास दम वाली बात नहीं है। तो तुम सोच पा रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। ये बात तो तुम अच्छी तरह समझते होगे। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो इज सेम। तो if I write like this, there is no problem at all। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि अब तुम डिटर्मिनेंट की मदद से कह सकते हो कि यार ये तो सेम साइक्लिक ऑर्डर का कंसेप्ट आ गया। देखो सी ए बी और इधर ए बी सी, है ना। समझ गए बात को? तो आई थिंक
कीपिंग सेम साइक्लिक ऑर्डर सेम, है ना, साइक्लिक ऑर्डर को सेम रखने से डॉट और क्रॉस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूजिंग दैट फैक्ट ये दोनों बराबर होंगे। इजी। क्विकली बस एक डेफिनेशन और देख लेते हैं विच इज रिलेटेड टू बॉक्स प्रोडक्ट। ये सब तो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत काम आने वाली बातें हैं सब जो भी मैं नोट कर रहा हूं। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि ये मेरे मैथ्स में तो लगभग जरूरत नहीं पड़ती है। राइट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ये सारी बातें तुम लोग फिजिक्स में जरूर यूज करते हो, ठीक है, हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। क्या पता रेयर पॉसिबिलिटी है ना कि सर इसी पर क्वेश्चन आ जाए। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर are said to form a right-handed system if said to form a right-handed system if box ABC is positive. This is what the definition is. अब इसमें क्या है कि तुमने जो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स लिखा है ना, उसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है कि तुमने एबीसी लिखा है कि बीसीए लिखा है कि बीएसी लिखा है। तो दैट ऑर्डर इज रेलेवेंट कि आपने किस ऑर्डर में वेक्टर्स को मेंशन किया है। समझ रहे हो? आर्बिट नहीं है कि सर 3 फैक्टोरियल वेज में कुछ भी लिख लो आप, राइट? आर्बिट नहीं है। तो अगर उसने कहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो ओनली आई विल टॉक अबाउट बॉक्स एबीसी। ओके, तो विच एवर ऑर्डर वेक्टर्स मेंशन टेक देयर बॉक्स प्रोडक्ट। अगर पॉजिटिव है तो उस सिस्टम को अगेन इन ऑर्डर सिस्टम ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी विल बी कॉल्ड राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक, अब तुम समझ गए कि सर यही डेफिनेशन लेफ्ट हैंडेड के लिए है ना, तो आप कॉपी कर लोगे। लेफ्ट हैंडेड इफ नेगेटिव, सही है। तो ऑब्वियसली समझ पा रहे हो कि केवल नॉन कोप्लेनर वेक्टर पर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि कोप्लेनर में तो बॉक्स 0 होता है एंड डेफिनेशन इज बॉक्स पॉजिटिव, बॉक्स नेगेटिव। ठीक, अब मैं इसका कुछ लॉजिक बता तो सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम अगर आएगी तो तुम समझ रहे हो कि सर मुझे तो सीधा सीधा बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, लेकिन फिर भी अगर तुम कंसेप्ट चाहते हो जानना कि ये लेफ्ट हैंडेड, ये राइट हैंडेड, ये है क्या, लॉजिकली क्या मतलब रखता है, तो लॉजिकली ये कहता है कि अगेन ऑर्डर में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो ये कहता है कि ए और बी को राइट हैंड का, राइट हैंड, ठीक, राइट हैंड, यू कैन ऑलवेज चूज देम टू बी। ठीक, अगेन अब ऑर्डर में ए जो है दिस फिंगर दैट इज आई थिंक इंडेक्स, राइट? तो ए इज माई इंडेक्स, बी इज माई मिडल, ओके, एंड आप मतलब आप राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर को ए ले सकते हो, मिडिल को बी ले सकते हो, और जो सी है दैट विल बी थंब ऑफ राइट हैंड। तो अगर ऐसा हम कर सकते हैं कि एबीसी को मैं चूज कर सकता हूं टू बी ऑफ राइट हैंड,
ए बी सी, तो वो राइट हैंडेड सिस्टम कहलाएगा। ठीक, अब तुम इस बात को जस्टिफाई कर दो कि यस इट इज पॉसिबल। बॉक्स प्रोडक्ट पॉजिटिव में एक्सप्लेन कर दो कि देखो ए क्रॉस बी, ए से बी को जब फिंगर को कर्ल किया तो ए क्रॉस बी जो है वो, है ना, इसको पाम मान लो ना कि सर ये दोनों जो है ना आपके हैंड हॉरिजॉन्टल है ना के पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, यू अंडरस्टैंड। तो जो थंब जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन आ गया, ठीक, परपेंडिकुलर। और तुम देख पा रहे हो कि सर ये जो थंब है ना, वो भी डायरेक्शन अपवर्ड आया है। तो ये जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, इससे देख पा रहे हो कि सर जो थंब है वो हमेशा एक्यूट एंगल बना रहा है लाइक दिस। अब ये डोंट से कि सर मैं तो इसको मोड़ करके नीचे ले गया, मोड़ करके नहीं, है ना। तो यू कैन ऑलवेज, तुम सिर्फ इस परपेंडिकुलर से एक्यूट एंगल इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक। तो बस ये लॉजिक दिया गया है ऑफ राइट हैंडेड सिस्टम, फाइन। अब यही सेम बात किया लेफ्ट हैंडेड के लिए, तो लेफ्ट हैंडेड के लिए यही सेम बोलते हुए बस लेफ्ट हैंड बोलना होता है, ए बी सी, बस इतना सा मतलब है कि यू कैन टेक ए बी सी लाइक दिस ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक। तो बस एज ए फॉर्मूला प्रॉब्लम करो कि सर बॉक्स पॉजिटिव, बॉक्स नेगेटिव, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, बात खत्म। कंसेप्ट क्लियर है ना। क्विकली, ठीक है, प्रीवियस साइड डन। कॉपीड है ना। पहला तो ऑब्वियसली सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये तो डिटर्मिनेंट का ही तो क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे ख्याल से
लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि कुछ कंपोनेंट मान के क्वेश्चन कर लीजिए और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से खत्म कीजिए। तो L1 L2 L3 कंपोनेंट्स M1 2 3 N1 2 3 है ना। तो ये क्वेश्चन 100% सभी से होना चाहिए था। ABC तुमको तो पता है मैं डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एक ही आइडिया से करता हूं, मुझे तो रो बाय कॉलम करने की आदत है। तो A1 A2 A3 अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेता हूं तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, कि यस आई कैन डू दिस, आई इंटरचेंज रो एंड कॉलम। बस अब मल्टीप्लाई करो जरा और देखो क्या बन रहा है। बस इसके बाद कह देना कि सर यही बन रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है। L1 A1 L2 A2 L3 A3 इज नथिंग बट L डॉट A। बस इसी तरह से L1 B1 L2 B2 L3 B3 इज नथिंग बट L डॉट B। इजी है ना। हाँ, लिखने में ऑब्वियसली मुश्किल आएगा, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन सभी से बन जाना चाहिए। 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC आर वर्टिसेस। सारे क्वेश्चन के आंसर याद करोगे क्या? जो चीज बताई जाएगी वो याद करने को वो याद करना। जैसे कि इस रिजल्ट को मैं याद करने के लिए रिकमेंड करूंगा, डोंट वरी, लेकिन सारे सवाल रिकमेंड नहीं करता हूं कि मैं जितने सवाल कर रहा हूं तुम सारे याद कर लेना, ठीक, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यही करना है प्रतीक। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन, काफी लाइटली लोगों ने कर लिया। आई थिंक मैं पोजीशन वेक्टर मान लूं तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एज्यूम्ड ओरिजिन A B एंड C। अब तो तुम जानते हो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया ABC ट्राइंगल को बेस ले लिया, सही है। तो पहले मुझे फॉर्मूले से करने दो, राइट। आई थिंक इसका नॉर्मल वेक्टर मतलब दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ लोगों को तो याद ही हो चुका है कि सर A क्रॉस B B क्रॉस C, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में बताया था, ठीक। सबको इस बात का ज्ञान है कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा काम आता है। यही आया होगा दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। अब तुम जानते हो कि जो एरिया है वो हाफ मॉड ऑफ दिस होगा, ठीक। तो वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया
दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट को n बोला है, तो हाफ मॉड दैट इनटू हाइट। हाइट के लिए तुम इजीली बोल दोगे कि सर किसी भी एक वेक्टर OA का प्रोजेक्शन ले लीजिए, है ना, ओवर n, दैट इज हाइट। तो हाइट सिंपली इज प्रोजेक्शन ऑफ OA। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला OA डॉट n अपॉन मॉड n, एंड मेक इट पॉजिटिव कि कहीं ये नेगेटिव ना आ जाए, है ना। तो OA इज व्हाट, अब तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो कि सर A वेक्टर का डॉट विद n, मानते हो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। तो मानते हो A डॉट n वेक्टर, तो यू कैन सी कि सर A डॉट दिस वेक्टर, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A डॉट दिस, A डॉट दिस, A डॉट दिस, तो मानते हो A डॉट A क्रॉस B 0, दो वेक्टर सेम आ गए, है ना। तो मेरे ख्याल से जो सेम वेक्टर होते हैं वो कोलिनियर भी तो होते हैं। और या फिर तुम डिटर्मिनेंट से कह देना कि सर दो रो आइडेंटिकल बन गई आपके बॉक्स प्रोडक्ट की, तो A डॉट A क्रॉस B 0, A डॉट C क्रॉस A ऑल्सो 0। तो मेरे ख्याल से A डॉट n वेक्टर इज नथिंग बट ओनली A डॉट B क्रॉस C, जिसको कि हम लोग बॉक्स ABC बोलते हैं। तो सिर्फ बॉक्स ABC आ गया अपॉन मॉड n मॉड ऑफ, बस। तो ठीक है, योर रिजल्ट है ना, हाइट इज कमिंग टू बी बॉक्स ABC mod upon mod n, your mod n get cancelled, answer 1/6 बॉक्स ABC। तो इस बात को तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह से तुम लोग पैरेललो पाइप का वॉल्यूम रटते हो ना, कि सर 3 कोटरमिनस एजेस का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड होता है, तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि यार टेट्राहेड्रन के लिए भी तुम लोग ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं याद कर लो कि सर टेट्राहेड्रन इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर। तो आई रिकमेंड कि इसको इन प्रॉब्लम्स की डायरेक्टली अप्लाई, कि सीधा किसी भी 3 कोटरमिनस एज का बॉक्स ले लो और फिर 1/6, ठीक। अब जिन लोगों ने मेरे लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर को जिन लोगों ने देखा था, उनको ध्यान है कि आपने टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फॉर्मूला ज्योमेट्री से भी प्रूफ किया था। कुछ लोगों को याद है कि सर 2 मेथड से प्रूफ दिया गया है कि टेट्राहेड्रन y1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, इसको मैंने ज्योमेट्री से बताया था, है ना। कुछ लोगों को आज भी याद होगा कि सर आपने क्या किया था, आपने टेट्राहेड्रन आपने यहां से पैरेलल एंड इक्वल, बिल्कुल सेम, सर इसको पैरेलल बनाइए और इक्वल बनाइए, फिर ऐसा ही यहां से सेम लाइन के पैरेलल एंड इक्वल, है ना। कुछ लोगों को आज भी ये बात याद है। और फिर कहा था कि सर देखो प्रिज्म बन गया, सही है ना। तो वहां पर मैंने 1/3 वो प्रूफ दिया था। अभी मैं कह रहा हूं कि जब ये प्रिज्म बन चुका है तो इसी प्रिज्म को एक और प्रिज्म चिपका दो, सेम प्रिज्म। तो अगर यही सेम प्रिज्म, प्रिज्म को तो फील करते हो ना तुम, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल फिगर, यू अंडरस्टैंड कि सर प्रिज्म कैसा होता है, फाइन। तो तुमको लगता नहीं कि सर अगर नीचे एग्जैक्टली सेम प्रिज्म को मैं एड ऑन कर दूं, राइट, तो ये जो फिगर बनेगा ये पूरा एक पैरेललो पाइप्ड बन जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हो। एक प्रिज्म लेना और उसी प्रिज्म को दूसरा प्रिज्म एग्जैक्टली सेम प्रिज्म, यू, है ना, उसमें जस्ट चिपका दो, तो तुमको दिखेगा कि सर ये फिगर तो पैरेललो पाइप्ड हो गया, सही है ना। तो पैरेललो पाइप्ड के 3, तो अभी तुमने क्या कहा था कि सर प्रिज्म का 1/3 टेट्राहेड्रन है प्रिज्म का, और तुम समझ पा रहे हो कि सर सेम प्रिज्म आपने चिपका करके ऐड करके पैरेललो पाइप बनाया है, तो क्या पैरेललो पाइप का 1/6 नहीं हो गया?
ठीक है, तो लोग ज्योमेट्रिकली बात समझ जाते हैं कि सर इस बात को हम ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ दे ही दिया। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रूफ भी अपने आप में कोई दिक्कत नहीं था, है ना, कि सर ये भी इजी था। क्लियर? 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट से करने के बजाय एक मोमेंट इसको लिख के देखें कि सर डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली इतने सारे ए बी सी, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री के बजाय एक बार लिखो तो सही कि बॉक्स प्रोडक्ट होता क्या है। यही होता है ना बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ बोलो भाई, यही है ना बॉक्स प्रोडक्ट। अब चलो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई तो करें। तो इफ आई, तुम तो जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस बी हर कोई जानता है, बी क्रॉस सी। आई गॉट this. Now take dot with C plus A. Again distributive. This quantity dot with C. मानते हो बॉक्स से BC. This quantity dot with A. मानते हो जीरो, जीरो क्योंकि दो सेम वेक्टर आ गए। This quantity dot C. जीरो. This dot A. जीरो. दिस डॉट सी जीरो, डॉट ए मानते हो साइक्लिक ऑर्डर बी सी ए, बॉक्स बी सी ए, लेकिन बॉक्स बी सी ए और बॉक्स ए बी सी तो सेम होता है। रिजल्ट था ना, अननेसेसरी तुम लोग डिटर्मिनेंट को इन्वॉल्व कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी, आसानी से हो गया। तो अब ये सिर्फ तुमसे कोई ज्योमेट्री से प्रूफ नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे सिर्फ पूछ रहा है मीनिंग, कि इस रिजल्ट को कुछ ज्योमेट्रिक मतलब दे सकते हो क्या, कि यार इसको हम ज्योमेट्रिकली ये मीनिंग दे सकते हैं, है ना। तो अगर तुम इस बात को सोचोगे तो तुमको आंसर जरूर मिलेगा कि हाँ दे सकते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग, राइट। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग? If I consider a parallelepiped with ABC as coterminous edges, ठीक है, this is A vector, this is B vector, this is C vector,
सही है। तो बस वो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये असाइन कर सकते हो कि एक पैरेललोपाइप्ड के अगर फेस डायगोनल, मानते हो ए प्लस सी ये फेस डायगोनल है, सोचो ए प्लस सी नॉट डायगोनल, फेस डायगोनल, ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ पा रहे हो। तो डायग्रामेटिकली क्या फील कर सकते हो कि अगर एक पैरेललोपाइप्ड है तो जो उसके 3 फेस डायगोनल होंगे, फेस डायगोनल, ठीक है, फ्रॉम कोटरमिनस, फिर से बोल दो कि सर वो कोटरमिनस फेस डायगोनल्स वो भी नॉन कोप्लेनर होंगे। सोचो सोचो, किसी भी पैरेललोपाइप्ड के 3 कोटरमिनस फेस डायगोनल्स विल आल्सो बी नॉन कोप्लेनर। तो क्या तुम इन 3 को लेकर के भी एक नया पैरेललोपाइप्ड बना सकते हो, है ना। तो यू अंडरस्टैंड कि सर टेकिंग एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर आई कैन ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोपाइप्ड। तो तुम कह सकते हो कि वॉट एवर वॉल्यूम दैट पैरेललोपाइप्ड विल गेट, है ना। तो अगर तुम फेस डायगोनल को कॉन्करेंट एजेस, कोटरमिनस एजेस लेकर के अगर पैरेललोपाइप्ड बनाओगे तो वो इस गिवन पैरेललोपाइप्ड का 2 टाइम्स होगा, बस ये मतलब है। ठीक, तो कोई खास बात नहीं है कि सर ज्योमेट्रिकली रटना है क्या। मैं तो कहूंगा अगर तुम रटने में इंटरेस्टेड हो तो ये रट लो, ठीक। और बाकी तुम अगर सोचोगे तो सर ये एक लाइन का तो प्रूफ है ना, ऐसी छोटी छोटी बातों को क्या याद करूं, ठीक। लेकिन अगर तुम याद रखना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा कि यार ये तो अच्छा रिजल्ट है यार, देखने में इंटरेस्टिंग है, नहीं क्या पता किसी सवाल में फट से क्वेश्चन करने में काम आ जाए। ओके, लेट्स सी द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट इन वेक्टर्स, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कंसेप्ट है पूरे वेक्टर्स में, दैट इज वीटीपी। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। I am talking about A cross B cross C, राइट। अब जरा इसके बारे में पूरी तरह से समझते हैं। श्योर दिस इज अ वेक्टर, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं कि सर दिस इज अ वेक्टर, ठीक। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, परपेंडिकुलर टू दिस। भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, यही मतलब हुआ ना। अब तुम इस बात को तो तुम एग्री करते हो ना कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो अगर आप ए बी को प्लेन बोर्ड में मान लो कि सर ए बी वेक्टर बोर्ड में लाई कर रहा है ना, तो ए क्रॉस बी बोर्ड का परपेंडिकुलर हो गया कि सर ये है आपका ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक। अब यू आर इंटरेस्टेड इन अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, इसका परपेंडिकुलर, ठीक। तो वैसे तो तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर इस बोर्ड में जितने वेक्टर होंगे, जितने, वो सब इसको परपेंडिकुलर हैं। सोचो, तो जो आप वेक्टर में इंटरेस्टेड हो, इस वेक्टर में, तो क्या तुमको कुछ थॉट आया कि सर जस्ट नाउ यू सेड एवरी वेक्टर इन द बोर्ड, इन बोर्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो इससे कुछ समझ में आया कि अरे यार ये तो
वेक्टर कोप्लेनर विद ए बी हो गया, है ना। कोई भी वेक्टर ए बी के प्लेन में ले लो, है ना, और या कैसे भी समझो यार कि देखो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो तुम देख सकते हो कि सर इसका परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये है, घुमाते जाओ, ये सब इसके परपेंडिकुलर हैं और तुमको दिखेगा कि सर ये रोटेट हो रहे हैं, लेकिन ये सब बोर्ड के पैरेलल हैं, ऑलवेज पैरेलल टू बोर्ड, है ना। और तुम सब जानते हो कि सर वेक्टर्स पैरेलल टू सेम प्लेन को हम कोप्लेनर कहते हैं, है ना। वेक्टर्स तो फ्री होते हैं, यू कैन मेक दिस वेक्टर शिफ्ट एंड लाई इन बोर्ड कीपिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, सही है ना। आप अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रख के वेक्टर को शिफ्ट करते हो तो वो इक्वल ही रहता है, सेम वेक्टर रहता है, ठीक। तो आई कैन मेक इट लाई इन बोर्ड। तो तुमको सबको समझ में आई बात कि ये जो भी वेक्टर है दिस इज गोइंग टू बी कोप्लेनर विद ए बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक। अब तुमने इस बात का तो तुमने मुझे यूज दे दिया परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, है ना। तुमको लग रहा होगा ना कि सर मैंने आपको परपेंडिकुलरिटी विद ए क्रॉस बी तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन परपेंडिकुलरिटी विद सी के बारे में तो अभी कुछ भी नहीं लिखा, तो यार वो भी लिख दो, एंड परपेंडिकुलर टू सी, दिमाग पे जोर डालो, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। बस बात अलग है कि सर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी कहने का ज्यादा इफेक्टिव वे इज कोप्लेनर विद ए बी, ये देखने में ज्यादा इफेक्टिव है, नहीं। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को, ठीक, कि सर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी कहने के बजाय आप कहिए कोप्लेनर विद ए बी, है ना, ये ज्यादा एफिशिएंट लैंग्वेज है, एंड परपेंडिकुलर टू सी, ठीक। तो ये जो मीनिंग तुमने डिराइव किया ना कि सर इस वेक्टर का ये मीनिंग आ रहा है, तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, इसमें इस मीनिंग के ऊपर सीधे सवाल आते हैं। फाइंड अ वेक्टर कोप्लेनर विद टू एंड परपेंडिकुलर टू थर्ड, ठीक। तो तुम्हारे में से जो लोग इस लैंग्वेज को पकड़ के बैठ जाएंगे कि सर ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, पता है आपको, इतनी इंपॉर्टेंट है कि तो इसको तो रेड से दिखाइए आप, है ना। इंपॉर्टेंट बातें लोग रेड से दिखाते हैं ना, है ना। तो दिस लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आगे इन फ्यूचर कभी मुझे प्रॉब्लम में दिखाई दिया कि ही इज आस्किंग वेक्टर कोप्लेनर विद टू एंड परपेंडिकुलर टू थर्ड, तो मैं इमीडिएटली कहूंगा कि इट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर नहीं, सम लैम्डा टाइम्स। अरे खाली डायरेक्शन का ही तो ज्ञान मिला है ना। तो ऐसा कहने से तो सिर्फ डायरेक्शन का ज्ञान आता है, ठीक। तो इमीडिएट तुम्हारा पहला स्टेप ही होगा कि सर ये जो भी वेक्टर है ना ये अलोंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी जाने वाला है। तो कीप इन माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस डेफिनेशन को याद रखना कि ये वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी कोप्लेनर विद ए बी परपेंडिकुलर टू सी, राइट। अब चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन आइडिया बता देता हूं, हालांकि सीधा फॉर्मूला ही बता देता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है, फिर भी चलो थोड़ा सा समय बर्बाद कर लेते हैं डेरिवेशन पर, राइट। हालांकि तुम जानते हो कि वो डेरिवेशन किसी काम नहीं आएगा। जैसा कि तुमने मुझको कहा, इसको चलो वी वेक्टर मान रहा हूं मैं, तुमने अभी अभी मुझसे कहा ना कि सर ये जो वेक्टर है ये कोप्लेनर विद ए बी है। अब कोप्लेनर विद ए बी जैसे ही बात आई तो तुम फट से कहोगे सर थ्योरम फॉर प्लेन लगा लीजिए, कहोगे ना ये बात। तो आई कैन ऑलवेज एज्यूम वेक्टर बी टू बी सम एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी, इसमें कोई ट्रबल नहीं।
नाउ यू विल से कि परपेंडिकुलरिटी विथ सी की भी बात कीजिए, सेम वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी, तो यू विल डू दैट ऑल्सो कि सर डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। ठीक, तो ऐसा करने से यहां तक ठीक। अब तुमको लग रहा होगा कि सर एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, तो तुमको इतना दिमाग में क्लिक करेगा कि आप वी वेक्टर में किसी एक स्केलर को कम कर सकते हो, वाई को हटा दो, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लो। ठीक, तो तुम्हारे 10th क्लास के कंसेप्ट पर जा रहा हूं, है ना। 10th क्लास में, 10th नहीं 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सेम रिलेशन को आई रीअरेंज्ड, और फिर वही स्कूल की हैबिट कि सर स्कूल में जब भी रेशियो लिखवाते थे तो बराबर के बोल देते थे कि बराबर के, है ना। मैंने लैम्डा बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं कि सर के, ये तो गलत लिख दिया आपने, लैम्डा थोड़ी होता है, के होता है। ठीक है, वो क्या है, अप टू 10th लोग के से फैमिलियर होते हैं और 11th 12th में आके लैम्डा से ज्यादा फैमिलियर होते हैं, और वेक्टर में तो लैम्डा ज्यादा अच्छा लगता है नहीं सर, लाइन की इक्वेशन। सो योर वेक्टर v I am going to write into single parameter, तो b dot c x vector is lambda b dot c, y is minus a dot c lambda। ठीक, यहां तक ठीक। अब तक सब ठीक है आई थिंक, है ना। ऑल ओके। अब ये जो हमको लग रहा है ना कि सर बस यही प्रॉब्लम खत्म हो गया, बट इंटरेस्टिंगली ये जो लैम्डा है ना, ये एक यूनिक वैल्यू आता है। लैम्डा इज नॉट आर्बिट्ररी। अभी तुमको क्या लग रहा है कि सर लैम्डा आपकी जो मर्जी वो ले लो, ठीक है ना, तो तुमको लगता नहीं कि लैम्डा डिफरेंट आएगा, ऐसी तुमको फीलिंग आ रही होगी कि सर लैम्डा जो है वो एबीसी को हम वैल्यू असाइन करेंगे तो उससे फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, डिफरेंट वेक्टर्स यू विल गेट डिफरेंट लैम्डा। बट ऐसा नहीं होता है, लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। ठीक, तो अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि यार लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट ये कैसे कह रहे हैं, तो तुम खुद से प्रूव कर लो। तुम एक काम करो, एक जनरल वेक्टर उठाओ a1 a2 a3। मैं अगर ट्रिपलेट लिख रहा हूं तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कि सर ये a1i a2j a3k है। ठीक, तुम b1 b2 b3 ले लो। ठीक, और इस कैलकुलेशन को तुम सीरियसली घर पे जरूर करना। ठीक, और इसे ले लो c1 c2 c3। अब तुमको डिटर्मिनेंट खोलना तो आता ही है कि सर मैं a क्रॉस b वेक्टर ले आया ijk में, ठीक, वो आ जाएगा। फिर तुम क्रॉस विथ सी भी ले लेना, कहना सर फाइनल आपका आंसर मैं आई कैप जे कैप के कैप में ले आया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड आईजेके में निकल आएगा। एग्री करते हो? नाउ योर राइट हैंड साइड मैं तुमको बता देता हूं। तुम्हारा राइट हैंड साइड आएगा b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 स्केलर इंटू a1i a2j a3k, सेम वे माइनस a1 a2 a1 c1 a2 c2 a3 c3। तो मेरी बात तुम इतना समझ गए ना कि सर LH और RH दोनों आई कैप जे कैप के कैप में आ गए। अब जब तुम इक्वेट करोगे ना कि लेट्स इक्वेट IJK, तो पता है वो दोनों साइड के सब a1 a2 a3 वो जो थे ना वो पूरा कैंसिल हो जाता है और लैम्डा की वैल्यू आती है -1। ठीक है ना,
वी गेट इट इक्वल टू -1। तुम घर पे करके देखना, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं तुमको, ठीक। मैं ये तुम खुद करोगे कि सर जनरल को लेने से आंसर यही आता है, तो मैं एक एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। और एग्जाम्पल तो लोग जानते हो ना कि सर लोग इजी लेते हैं। वेक्टर ए आई कैप, बी जे कैप, सी डोंट टेक के कैप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी समझ में आएगा क्यों। योर एल एच लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी के कैप, क्रॉस आई इज जे कैप। सही लिखा ना मैंने? दिस इज योर एल एच। नाउ व्हाट इज योर आर एच? लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी, बी डॉट सी 0, ए डॉट सी 1 माइनस ऑफ 1 इंटू बी वैक्टर माइनस जे कैप। तो मानते हो इफ आई इक्वेट देम, तो मानते हो हाँ सर लैम्डा -1 ही आया है। समझ गए बात को? तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल में तुमको -1 दिखा दिया ना, बाकी तुम जनरल में दिखा देना कि सर आप एक जो मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिया उसमें भी यही आता है। वेदर यू इक्वेट I, वेदर यू इक्वेट J, वेदर यू इक्वेट K, तीनों पे लैम्डा -1 ही आता है, ठीक। तो ये बात तो हो गई जनरल नॉलेज की कि ठीक है मेरे को प्रूफ आता है। अब मुद्दे की बात करते हैं, ठीक। तो मुद्दे की बात यह है कैसे रटता हूं मैं तुमको बताता हूं। मैं अपने रटने का वे बताता हूं तुमको साथ में, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी आंसर आना है, ये तुमको पता है कि सर आंसर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। तो मैं कैसे रटता हूं बताता हूं। जो नियरर वेक्टर है ना, इसका नियरर वेक्टर वो आता है प्लस। तो ए डॉट सी मतलब सी का डॉट ए के साथ, नियरर वेक्टर बी माइनस अप अवे वेक्टर मतलब बी डॉट सी अवे वेक्टर दैट इज ए। We will directly apply, and this is going to be the most important concept read in vectors till now. अब तक तुमने जितना वेक्टर पढ़ा उसमें सबसे काम का कंसेप्ट ये है, ठीक। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो तुमको जितने अब तक वेक्टर्स पढ़े, तुमने अभी तक वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स कहीं तुमने अभी तक एक सिंगल फॉर्मूला फेस किया कि सर वेक्टर को इन ऑल्टरनेट वे वी कैन राइट। देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और तुमको एक ऑल्टरनेट वे में लिखने का तरीका सिखा दिया कि ये बराबर ये होता है ना। लेकिन अब तक कहीं और तुमने एक सिंगल फॉर्मूला फेस नहीं किया जहां पर वेक्टर को इक्वल टू वेक्टर इन अदर वे लिखना सिखाया गया हो। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट इंपॉर्टेंट कि सर अकेला फॉर्मूला है जो वेक्टर को वेक्टर में लिखना सिखाता है। बाकी सोचो ना कि सर ए क्रॉस बी तक ने मना कर दिया था, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, सही है। और या फिर कंपोनेंट को लेकर के कैलकुलेशन कि सर कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, अगर आप आईजेके दे दोगे तो कोई भी उसको आईजेके में लिख के दिखा देगा, ठीक। तो अकेला फॉर्मूला है जो वेक्टर क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एक सिंपल वे में लिखना सिखाता है, ठीक है। कि इतनी भारी क्वांटिटी को तुम ये लिख सकते हो। तो ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहां लिखी हुई हैं। एक फॉर्मूला, दूसरा मीनिंग
ठीक, दोनों अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो। हो गया, याद हो गया। अब तुम अपने अपने तरीके से रट लेना। मैंने तो तुमको बता दिया कि मुझे तो याद करने का ये वे समझ में आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का है ना, जो सिंगल वेक्टर है उसके साथ जो नियरर वेक्टर होता है ना, वो प्लस के साथ आता है। ठीक, और फिर तुम समझ रहे हो कि सर डॉट लेना था, तो जो दूसरा वेक्टर है उसका सी के साथ डॉट लेना होता है। ठीक, हटा दूं, कॉपीड ना। सुबह सुबह दिमाग अच्छा चलता है ना, तो सुबह सुबह आज हम लोग सबसे ज्यादा वेक्टर का पूरा डीप पढ़ रहे हैं ना, कि सर आज जो सुबह पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा, फ्रॉम वेक्टर्स, राइट। 3D तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, राइट। 3D तो हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे ना, कमिंग वीक। क्विकली, अब कंफ्यूज मत होना कि सर फॉर्मूला तो आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी पर सिखाया है, आपने इस तरह से तो सिखाया ही नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो देखो जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताई है ना, वही ऑब्जर्वेशन यहां भी लगती है। ठीक, अगर तुम बिल्कुल उसी तरह से रटना चाहते हो कि यार हमें तो ये सिखा के भेजा है, ठीक, तो तुम अगर इस तरह से करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो कि यार पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखूंगा, लेकिन मुझे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो वेक्टर इंटरचेंज क्रॉस प्रोडक्ट में तुम जानते हो नेगेटिव आएगा। अब तुम कहोगे कि हाँ अब मेरे को फॉर्मूला सिखाया है, तो तुम अब लॉजिक से कह दोगे कि नियरर वेक्टर है ना, तो बी डॉट ए नियरर वेक्टर सी माइनस सी डॉट ए अवे वेक्टर बी, ये रिजल्ट आया। ठीक है, मतलब सी डॉट ए वेक्टर बी माइनस बी डॉट ए वेक्टर सी। तो मैं कह रहा हूं कि आगे से इस तरह का मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, आगे से मैं ये जो नियरर वेक्टर कंसेप्ट है ना, मैं डायरेक्टली लगाऊंगा कि यार अच्छा प्रॉब्लम ये आया है ना, ये प्रॉब्लम है, तो इस पर भी वही लॉजिक लगाओ कि यार वो नियरर वेक्टर प्लस में आता है, तो नियरर वेक्टर आपकी बात बी है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए डायरेक्टली ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। तो देख सकते हो कि हाँ सर मैच कर रहा है, सही है ना। हाँ सही है मौर्य दिव्यांशु, ठीक है ना, करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था नहीं। कैप नोटेशन का तो मतलब समझते हो ना तुम लोग, है ना। इफ आई राइट कैप, यू अंडरस्टैंड इट इज यूनिट वेक्टर, राइट।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने बता दिया है, ठीक है रौनक, पंकज, है ना, कि सर वो सम नल वेक्टर आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आई गेस डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला v1 आई कैन राइट a, सॉरी, a डॉट c नियरर वेक्टर b माइनस a डॉट b अवे वेक्टर c, v2 वेक्टर b डॉट a नियरर वेक्टर c माइनस b डॉट c अवे वेक्टर a, v3 c डॉट b नियरर वेक्टर a माइनस c डॉट a अवे वेक्टर b। नाउ यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि सर तीनों का सम करने से 0 वेक्टर बन रहा है। अब तुम समझते हो कि सर एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2, इसका मतलब है दे आर कोप्लेनर, सही है ना। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हाँ हाँ, बॉक्स प्रोडक्ट 0, तुम इतना भारी क्वांटिटी है, इसको डिफिकल्ट कैलकुलेशन करके दिखा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक। हो सकता है तुम उस डिफिकल्ट कैलकुलेशन में अब इसका इस्तेमाल कर रहे हो कि सर वो पहला वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हमने बॉक्स प्रोडक्ट किया, दिस क्रॉस दिस डॉट दिस, ठीक। बाकी मेरे ख्याल से ये बहुत इजीली हो रहा था कि सर तीनों का सम नल वेक्टर बहुत फटाफट हो रहा था। मतलब कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो यार, ब्रैकेट इज ब्रैकेट इंपॉर्टेंट, मतलब ये कोई बात पूछने वाली है? मतलब ऐसे लिख दोगे ए डॉट सी बी, ये लिख दोगे, खुद को समझ आ रहा है ये क्या है? ये क्या है? ये कोई कहेगा सी और बी सर लिखा हुआ है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। थोड़ी तो अकल होनी चाहिए यार। कुछ भी पूछते हो, मतलब बस सवाल पूछना है, मतलब इतने सवाल सामने बैठा स्टूडेंट कोई नहीं पूछता, मतलब सिर्फ सवाल पूछने आते हैं, सवाल। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है सर, क्यों नहीं मैं सेलेक्ट होता, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, बस। सवाल पूछने नहीं होते हैं, सवालों के जवाब देने होते हैं, तब सिलेक्शन होता है। दिमाग लगाना ही नहीं है, बस पूछ लो। ये नहीं कि खुद से सोचो कि क्या मैं ये कर सकता हूं, खुद से पूछो, खुद से, किसी और से पूछ रहे, ठीक है। आंसर इज 90 and 60। आई थिंक यूजिंग फॉर्मूला डायरेक्टली ए डॉट सी बी, ए डॉट बी सी इज हाफ बी, बस अब जिसको अकल है वो जानता है बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, तो यूजिंग लीनियर इंडिपेंडेंस इक्वेट कोएफिशिएंट, ए डॉट सी हाफ, ए डॉट बी 0, बस। तो आंसर बिटवीन ए सी इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन ए बी इज 90 डिग्री। वेरी इजी है ना। चलो कुछ सिचुएशन देता हूं, है ना, देखें कैलकुलेशन मुझसे होता है कि नहीं, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टाइप में बिलीव नहीं करता हूं, ठीक। मेरे पास ज्यादा थ्योरी नहीं होती है ना। हाँ, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा जरूर होती है। चलो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, है ना। तुम लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो ना। ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, करो इसको सिंप्लीफाई करो, चलो। कोई फॉर्मूले नहीं है ना कि सर इसको सिंप्लीफाई करके रटेंगे क्या, ये सब मत बोलना, क्योंकि जो रटना होता है वो मैं बता देता हूं, है ना। करो इसको सिंप्लीफाई करो। देख चैट स्टॉप्ड है आई थिंक। वैसे होना तो नहीं चाहिए अभी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, है ना।
हाँ करो करो। बस फिर इतनी इतनी जल्दी आंसर ध्यान लग गया। लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने आंसर भी लिखने शुरू कर दिए फटाफट इतनी जल्दी, जो मेरे हिसाब से अनएक्सेप्टेबल बात है ना। आयुष, सवाल तुमने पढ़ा ही नहीं था यार। हम्म। तुम बगैर सवाल पढ़े क्वेश्चन करते हो क्या? क्वेश्चन को पढ़ना तो चाहिए ना। जीरो तो अनमोल तुम्हारे नंबर है, ठीक है ना। इसका आंसर तो जीरो नहीं है, वो तुम्हारे मार्क्स आएंगे जब तुम ये आंसर लिख के आओगे। सही है प्रत्युष, गुड। अरे मेरे को बहुत सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए। हाँ, ये बॉक्स प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन क्या ऐसे लिख के छोड़ दोगे कि सर हो गया सिंप्लीफाई? आप ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी कॉमा डी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट ही ये लिखवा दोगे मुझे? मतलब मूर्ख बना दोगे कि सर इसको ये लिख के आइए, ए क्रॉस बी सी डी, ये लीजिए। ये तो मूर्ख बनाना कहलाएगा, है ना, कि यार मैंने कहा था सिंप्लीफाई करो, ये कोई सिंप्लीफिकेशन है क्या? ठीक है शिवम। रौनक। केविन। तो आई थिंक कुछ लोगों ने बात को पकड़ लिया कि सर ये जो क्वांटिटी है इसको सिंप्लीफाई करने का मेरे पास एकमात्र तरीका है कि यहां पर मुझे वीटीपी दिखना चाहिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिकॉज देर इज ओनली वन फॉर्मूला इन वेक्टर्स विच राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो यार किसी जुगाड़ से क्या ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन सकता है? तो अगर सोचोगे तो आंसर मिलेगा, और नहीं सोचोगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं कि सर हमने तो सोचा ही नहीं था। तो मैं किसी एक को सिंगल वेक्टर पढ़ रहा हूं, सपोज मैंने इस पूरे को एक सिंगल वेक्टर पढ़ लिया, ठीक। अब कुछ लोग जानते हैं कि सर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसमें वन ऑफ द प्रॉपर्टी थी, है ना, क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो ना कि आई एम इंटरेस्टेड इन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वाई डोंट वी इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस? याद आया कुछ लोगों को कि सर वो डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाइए। तो u डॉट सी क्रॉस डी को आई कैन राइट क्रॉस सी डॉट डी। याद करो कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी पढ़ाई तो थी, है ना। आज पता पड़ा कि ये प्रॉपर्टी खाली फॉर्मूले की तरह जानने के लिए नहीं थी, ये क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए थी, और वो हमको ढूंढना पड़ेगा कि यार कब ये प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक। तो आई थिंक ए क्रॉस सी, कुछ लोग समझ पा रहे ना, सॉरी यू क्रॉस सी, यू, बात समझ में आ गई। तो u क्रॉस c,
तुम तो जानते हो सर u तो a क्रॉस b है ना, क्यों उसको अननेसेसरी u लिखवाते हो। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ आई कि आई कैन राइट दिस, और अब तो प्रॉब्लम खत्म, बिकॉज आई नो VTP नियरर वेक्टर है ना, a डॉट सी नियरर वेक्टर b माइनस b डॉट सी अवे वेक्टर। नाउ टू टेक डॉट विथ d, तो यू अंडरस्टैंड कि सर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के खोल दीजिए। ये बेचारा तो स्केलर है, स्केलर, तो स्केलर इंटू वेक्टर b डॉट d माइनस अगेन स्केलर, स्केलर वेक्टर a डॉट d। इजी। तो अगेन जो भी लोग इसे फॉर्मूला रटेंगे कि सर ये तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दे विल फेल इन जेई, है ना, वो फेल हो जाएंगे। ठीक, चलो तुमको मैं एक अच्छा प्रॉब्लम और देता हूं, ठीक, कि सर ये वाला सवाल तो हम नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, अगला करते हैं। ठीक, अच्छे सवाल है नहीं कि सर ये अच्छा क्वेश्चन था। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई दिस वेक्टर क्विकली। सही है अरहम। दिस वॉज प्रॉब्लम 1 है ना। जो पूछा है तुमने रीअरेंज भी कर डाला अंशुमन, है मतलब तुम फॉर्मूले याद रखते हो मुझे ऐसा लग रहा है, या तुमने इतनी देर में कैलकुलेशन करके सब रीअरेंज करके लिख भी दिया। अच्छी बात है ना, वेरी गुड। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में सबको बात समझ आ रही है कि सर ये तो VTP लिखा हुआ है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, बस वो देखने वाले की नजर की जरूरत है कि सर मैं इसको सिंगल वेक्टर पढ़ रहा हूं। ठीक, तो अभी ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। तो यूजिंग VTP डायरेक्टली आई थिंक U डॉट D नियरर वेक्टर C, यही होता है ना फॉर्मूला। अब जो लोग समझते हैं कि सर U डॉट D वो तो खुद एक बॉक्स प्रोडक्ट है, अरे U डॉट D को क्या मैं ABD बोल दूं कि सर ये तो ABD है, बॉक्स ABD माइनस U डॉट C अवे वेक्टर D। ठीक, तो आई थिंक U डॉट C विच इज बॉक्स ABC, सही, दिस इज गुड आंसर। लेकिन अब कुछ लोगों को थॉट आ सकता है कि ये जो आंसर आपने किया, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ CD आंसर कर दिया है ना, बट पॉसिबली कुछ तुम्हारे में से लोग सोच सकते हैं कि सर सेम प्रॉब्लम को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ AB भी आंसर कर सकता हूं, है ना। आई कैन आंसर सेम क्वांटिटी सेम वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ AB ऑल्सो, बस उसके लिए मुझे अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि वाई नॉट रीड दिस टू बी U वेक्टर। सही है ना। बात समझ में आई, आई थिंक फाइन।
तो इफ आई रीड लाइक दिस, तो फॉलो कर रहे हो कि वंस अगेन ए डॉट यू नियरर वेक्टर बी, ए डॉट यू, तो ए डॉट यू इज ए बॉक्स प्रोडक्ट, ए डॉट यू ए सी डी वेक्टर बी है ना, नियरर वेक्टर, माइनस बी डॉट यू, अब तो फॉर्मूला सीख ही चुके होगे ना, बी डॉट यू दैट इज बीसीडी, बॉक्स बीसीडी वेक्टर ए। तो क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं कि सेम वेक्टर आई कैन राइट लाइक दिस, सेम वेक्टर आई कैन राइट लाइक दिस, तो टू क्वांटिटीज आर इक्वल। सही है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई जिसको मैं याद करने के लिए कहूंगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि लोगों को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। ठीक है, तो दे देमसेल्व विल सिंप्लीफाई। जिस भी फॉर्म में वेक्टर लिखा जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, तो ब्रैकेट की ऑब्वियसली रेलेवेंस आ रही है। ठीक है ना, किस तरह से लिखा गया है ब्रैकेट, दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, राइट। बात क्लियर, अपनी मर्जी से नहीं कि सर मैंने तो पहले बी क्रॉस सी कंडक्ट कर दिया, फिर ए के साथ किया, फिर डी के साथ किया, नहीं, जैसा लिखा गया है वैसे ही करना है। ठीक है ना, तो मैं रटने के लिए तो जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बस क्या कर रहा हूं, मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ रीअरेंज करके तुमको दिखा रहा हूं कि इसके थ्रू कुछ अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। तुमसे वो कह सकता है कि मान लो एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं, इफ ए बी सी डी 4 vectors such that no 3 of them are coplanar। सही है, then any vector among them can be expressed as linear combination of remaining vectors। ठीक है, ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है, राइट। तो 4 वेक्टर की बात कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखता हूं कि यार 4 वेक्टर को रिलेट करने के लिए चारों का क्रॉस प्रोडक्ट काम आता है, राइट। तो अगर मैं चारों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दूं, से दिस, ठीक, तो मैंने ये लिख लिया, मैंने ये लिख दिया, और मैंने सिंप्लीफिकेशन के बाद आई ऑब्टेन दिस रिजल्ट। ठीक, अब तुम समझ पा रहे हो कि प्रॉब्लम में कहा गया है कि कोई भी 3 कोप्लेनर नहीं है, तो फोर्थ वेक्टर को एक वेक्टर को रिमेनिंग का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो ऐसा प्रूफ दे देता हूं कि हाँ चलो मैं तुमको डी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी लिख के दिखा देता हूं।
तो ये रिजल्ट तो मेरे ख्याल से कोई भी 4 वेक्टर, मानते हो ना कि इन 3D स्पेस यू हैव एनी 4 वेक्टर्स, ठीक, दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस रिलेशन। क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैंने ये फॉर्मूला पर कैलकुलेशन की है, ये जो रिजल्ट लाया हूं, इसमें कोई मैंने कंडीशन तो यूज की नहीं कि व्हाट वेक्टर्स हैव टू बी। तो विदाउट एनी कंडीशन आई गेट टू नो दिस रिजल्ट, है ना, मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा। तो ये कोई भी 4 वेक्टर इस रिजल्ट को फॉलो करेंगे। तो बस अब मैं तुमको डी वेक्टर लिख के दिखा देता हूं कि देखो आपको डी लीनियर कॉम्बिनेशन एबीसी ला के दिखाता हूं, ठीक है। तो रीअरेंज कर लो आंसर को। तो मेरे ख्याल से डी वेक्टर कहां लिखा है, ये रहा, ठीक है। तो डी वेक्टर इज बॉक्स बीसीडी वेक्टर ए अपॉन बॉक्स एबीसी। मेरे ख्याल से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर है, बॉक्स एबीसी वेक्टर बी प्लस माइनस हो गया ना, वेक्टर बी। बस अब इसी तरह से वेक्टर सी मैंने प्रूफ दे दिया इस बात का कि डी को यू कैन गेट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि डी का कोफिशिएंट नॉन जीरो था, तो तुम लिख सकते हो। सही। आइडिया क्लियर। देखो मैं याद वाद करने में कुछ भी बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो मैं तो बस तुमको एक ऐसी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, लेकिन तुम कोशिश भी मत करना रटने की, ठीक है। एबीसी है ना, इस रिजल्ट में जाओ, ए की जगह डी रख दो, मानते हो डीबीसी, तो तुम फॉलो कर रहे होगे ना कि सर ऊपर डीबीसी ही तो लिखा है, साइक्लिक ऑर्डर सेम, है ना। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, डीबीसी अपॉन एबीसी वेक्टर ए प्लस प्लस ऑल प्लस लिखवा रहा हूं, ऑल प्लस, इसको भी प्लस लिख दो, है ना। बॉक्स एबीसी में जाओ, जहां बी लिखा है ना वहां डी लिख दो, मतलब ए डी सी अपॉन एबीसी। तो देखो ऊपर अगर एडीसी लिखते हो, ए डी सी, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, सही है। प्लस वेक्टर सी, तो एबीसी में जाओ, सी की जगह डी रख दो, ए बी डी, ठीक। तो ये सब बातें बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट है, नो नीड टू रिमेंबर, ठीक, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि सर मैं तो किसी भी वेक्टर को 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, आई डायरेक्टली नो द रिजल्ट, नो नीड, ठीक, दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो जस्ट एक आइडिया बताया कि, ठीक है ना, पॉइंट इज क्लियर। चलो एक थ्योरम लेते हैं, जो तुमने प्रूविंग की है ना, उससे एक बहुत अच्छी थ्योरम का भी प्रूफ मिल रहा है, कॉल्ड थ्योरम फॉर स्पेस। if ABC are non कोप्लेनर वेक्टर्स, बिल्कुल सिमेट्री नजर आएगी तुमको कि सर जैसा क्या कहते हैं थ्योरम फॉर प्लेन था ना, बिल्कुल सिमिलर इज थ्योरम फॉर स्पेस। हाँ, तो
नहीं मतलब अगर तुमको इंटरेस्ट है स्वयं कि मुझे 4 वेक्टर में एक रिलेशन लिखना है, ठीक, ऐसे हर सवाल नहीं कि सर क्वेश्चन में 4 वेक्टर आ गए तो चलो 4 का क्रॉस लेते, नहीं, वो तो क्वेश्चन में लिखेगा कि यार तुम ये ऑपरेशन करके दिखाओ ओवर 4 वेक्टर। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में तुमको आवश्यकता है कि भाई मेरे को ना 4 वेक्टर में एक रिलेशनशिप चाहिए, तो तुम सोच सकते हो कि यार 4 वेक्टर्स का क्रॉस मदद करेगा टू रिलेट देम। ठीक, अभी इतनी जल्दी तुम लोग क्यों ऑब्जर्वेशन बनाने में इंटरेस्टेड हो जाते हो कि सर ये फॉर्मूला इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम्स अभी देखो कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, अपने आप तुमको जवाब मिल जाएगा कि क्या दिमाग में रखने लायक बात है। देन any vector in space can be expressed as their linear combination. This is the थ्योरम। किसी भी वेक्टर को एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। रिमेंबर, चिंता मत करो, अभी जब याद कर लोगे उसके बाद पता पड़ेगा कि सर हम तो इस थ्योरम को पहले से लगाते आ रहे हैं। ठीक है ना? कॉपीड। अगर कोई भी 3 नॉन कोप्लिनर वेक्टर मुझे नोन है तो तुम हर एक पॉसिबल वेक्टर, हर एक वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ देम ऑब्टेन कर सकते हो बाय द फॉर्मूला, है ना, बाय देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। मानते हो? इसका प्रूफ सर ये पीछे लिखा हुआ है, ये रहा प्रूफ, ये प्रूफ ही तो है। देखो क्या किया तुमने, ये प्रूफ नहीं है। एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो देखो डी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी लाके दे दिया तुमने, तो सही है। एक्स वेक्टर ए, वाई वेक्टर बी, जेड वेक्टर सी, सामने प्रूफ पड़ा हुआ है। और तुम ये भी देख पा रहे हो कि सर एक्स वाई जेड चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन डी। मेरे ख्याल से नोट कर रहे हो इस बात को कि सर ये देखिए, ये जो आपका इस कोफिशिएंट है ये डी पर डिपेंड कर रहा है ना। तो योर एक्स वाई जेड विल बी डिसाइडेड बाय योर वेक्टर डी। मेरे ख्याल से कुछ बात समझ में आई कि सर ये तो अलजेब्राइक प्रूफ मिल तो गया। देखिए बाय कैलकुलेशन आई प्रूव्ड कि डी इज आर्बिट्ररी वेक्टर, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी। सही है। इसी बात को थोड़ा सा ज्योमेट्रिक वे में बता सकते हो, है ना, कि एबीसी नॉन कोप्लेनर है। तुम आई ज्वाइंट देयर टेल्स, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ए और बी तो बोर्ड में लाई कर गया, लेकिन जब सी का टेल इसी पॉइंट पर रखोगे तो दैट विल नॉट लाई इन बोर्ड। मानते हो सर ये बोर्ड के बाहर आ गया, ठीक। अब तुम मुझको स्पेस का कोई भी डायरेक्शन दो, कोई भी मैग्नीट्यूड दो, मैं देखना तुमको इस फॉर्मूले से
ला के दिखा दूंगा। ठीक है, तुम अगर कहते हो कि सर ऐसा वेक्टर ला के दिखाइए, वेक्टर लाइक दिस, है ना, जो कि बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है और थोड़ा लेफ्टवर्ड है, मतलब ए के अपोजिट, कि सर इस मैग्नीट्यूड का, है ना, अरे ऐसा कुछ वेक्टर है यार, फील करो लाइक दिस। ठीक, लेकिन इसको आउटवर्ड रीड करना ऐसा। ठीक, तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट ला सकता हूं कि अच्छा तुमको ए का अपोजिट चाहिए ना, तो एक्स ए, यू टेक एक्स ए लाइक दिस, ये रहा एक्स ए। तुमको बी की ही तरफ वाई बी, अरे जस्ट इमेजिन करो, ये है वाई बी एक्स ए, और ये है तुम्हारा जेड सी। ठीक, नाउ आई कंप्लीट parallelopiped with them as coterminous edge, one parallelogram formed, one parallelogram formed, सही है। अब क्या फील कर रहे हो कि सर ये डायगोनल वेक्टर कुछ फीलिंग दे रहा है कि सर ऐसा ही कुछ लग रहा है, एंड दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। समझो बात को, ठीक है। मैंने कहा ना बिल्कुल थ्योरम फॉर प्लेन का कॉपी है, राइट, कि ज्योमेट्रिकली ऑल्सो वी कैन शो गिवन एनी डायरेक्शन, गिवन एनी मैग्नीट्यूड, योर वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। सही। और मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह फैमिलियर हो कि सर हम लोग किसी भी वेक्टर को फाइंड करना होता है तो हम फट से बोलते हैं कि यार लेट वेक्टर बी दिस। सही है। तो एक्चुअली वी आर ऑलरेडी यूजिंग थ्योरम फॉर स्पेस। हम तो थ्योरम फॉर स्पेस का पहले से यूज करते आ रहे हैं कि भाई आई जे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है, तो तुमको अगर स्पेस का कोई भी वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर को तुम एज्यूम कर सकते हो टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे के। ठीक। बस आज के बाद क्या होगा कि आज के बाद हम केवल आई कैप जे कैप के कैप ही नहीं, किसी और 3 वेक्टर का भी लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर निकाल पाएंगे। ठीक, कि सर केवल आई जे के ही अकेला वेक्टर नहीं है जिससे यू कैन ऑब्टेन एवरी पॉसिबल वेक्टर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई। ठीक, कि थ्योरम फॉर स्पेस ऑलरेडी यूज में आ रहा है। ठीक, इजी टू रिमेंबर। ओके, मुझे ऐसा लगता है अगर तुमको ध्यान है लीनियर इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है ना, तुमको ध्यान है कि लीनियर इंडिपेंडेंस सर हम 2 वेक्टर पर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एक भारी डेफिनेशन पढ़ी थी ना तुमने, कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ n वेक्टर्स v1 टू vn। कब कहते हैं, कब हम कहते हैं कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट? तो तुमने एक बहुत मुश्किल सी डेफिनेशन लिखवा दी थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन नल वेक्टर तभी होता है जब सारे स्केलर 0 होते हैं, है ना। ये डेफिनेशन आज भी तुमको याद है। तो मैं एक काम करता हूं, आज इस लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन को फिनिश कर देते हैं। ठीक, you know 2 vectors linearly independent when if they are non-collinear, 3 vectors linearly independent कब, जब तीनों नॉन कोप्लेनर। अब चलो 3 से ज्यादा की बात करते हैं। ठीक है, कि सर 3 से ज्यादा वेक्टर को कैसे पहचानते हैं कि इंडिपेंडेंट है
नहीं है, कैसे पहचानते हैं? तो इसको एक छोटा सा नोट लिख लो ताकि आज के बाद मुझको लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोचना ही ना पड़े। 4 or more vectors are always linearly dependent। मतलब 3 के बाद जब भी डिस्कशन होगा 4 वेक्टर्स का, 5 वेक्टर्स का, तो तुमको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कभी मिलेंगे ही नहीं, बेस वेक्टर्स कभी मिलेंगे ही नहीं, है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट याद है ना कि सर हम उसको बेस वेक्टर भी कहते हैं, राइट। तो क्वेश्चन इंडिपेंडेंस पर सिर्फ 3 वेक्टर तक ही आते हैं, 3 के आगे वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, है ना। तो दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट, ऑलवेज, 3 से ज्यादा होते ही लिखा हुआ है। चलो फॉर जनरल नॉलेज प्रूफ बता देता हूं, है ना। तुम तो जानते हो कि सर हमने आज तक इंडिपेंडेंट के सवाल हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से ही किए हुए, नहीं। तो 3 वेक्टर तो हम कर चुके हैं, अब डिपेंडेंट की बात हो रही है। एक काम करो, चलो 4 वेक्टर की बात करते हैं। 4 वेक्टर मुझको प्रूव करना है कि ये डिपेंडेंट वेक्टर है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन 4 वेक्टर पर कुछ पॉसिबिलिटी मान रहा हूं। लेट वेक्टर आर सच एटलीस्ट 1 सेट ऑफ 3, कम से कम एक 3 का सेट। Obviously among them only, among them is coplanar। मैंने माना है, माना पॉसिबिलिटी मैंने मानी है। और या फिर no 3 of them are coplanar। मुझे बताओ ये जो 2 पॉसिबिलिटी मैंने लिखी है, क्या इससे ऑल सेट ऑफ 4 वेक्टर्स कवर हो जाते हैं? कि सर या तो वो 4 वेक्टर इस तरह से होंगे कि कम से कम एक 3 का सेट कोप्लेनर है, या एक भी 3 का सेट कोप्लेनर नहीं है। जल्दी से ये इस बात को पहले समझो कि ये जो 2 पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, क्या इससे सारे वेक्टर कवर हो गए? ठीक, तो मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे हाँ कवर हो गए, सारे हो गए। तो चलो मैं इसकी बात करता हूं, पॉसिबिलिटी 1। तो एज यू हैव सेड कि कम से कम एक 3 का सेट है जो कोप्लेनर है, मान लो एबीसी। तो जैसे ही तुमने कहा कि यार एबीसी कोप्लेनर है, तो मैंने तुरंत कहा कि यार थ्योरम फॉर प्लेन लगा लो, सी इज एक्स ए वाई बी। ठीक, तो मुझे बताओ क्या ये सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट हो गया? मैं 4 वेक्टर की बात कर रहा हूं कि सर 4 वेक्टर एबीसीडी की आप बात कर रहे हो, तो क्यों कंफ्यूज हो? कह रहे यार इसमें तो नल वेक्टर में सिर्फ एबीसी इन्वॉल्व है, डी तो है ही नहीं, तो कर लो ना इन्वॉल्व, कहां दिक्कत है? लो 0 इंटू डी, कहां दिक्कत है? तो मुझे बताओ क्या ये 4 वेक्टर का सिस्टम डिपेंडेंट हुआ? बिल्कुल साफ लिखा हुआ है सर, सी का कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, तो कम से कम एक कोफिशिएंट भी अगर नॉन जीरो होता है तो उसे डिपेंडेंट सिस्टम कहते हैं। सही, तो मेरे ख्याल से जैसे ही तुमने मुझको 3 कोप्लेनर बोले, मेरा 4 वेक्टर का सिस्टम डिपेंडेंट प्रूव हो गया। सही, अब इसकी बात करते हैं कि देयर इज नो 3 वेक्टर कोप्लेनर, कोई भी 3 कोप्लेनर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि एक काम करो,
थ्योरम फॉर स्पेस लगा लो। अगर एबीसी कोप्लेनर नहीं है तो क्या मैं डी वेक्टर को थ्योरम फॉर स्पेस से लिख सकता हूं लाइक दिस? ठीक, तो अब तुम फिर समझदार हो कि सर सबको एक तरफ ले आइए और फिर से दिखा दीजिए कि यार सारे कोफिशिएंट जीरो नहीं है। तो आई थिंक यू अगेन गॉट टू नो कि दिस वेक्टर सिस्टम ABCD is also dependent, not all coefficient are zero। ठीक, तो मैंने प्रूव कर दिया कि चार वेक्टर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर तुम मुझसे कहोगे कि सर पांच वेक्टर को कैसे प्रूव करोगे डिपेंडेंट है, मैं कहूंगा यार अब क्यों करेगा, तेरे को पता है ना कि चार वेक्टर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक्स वेक्टर ए, वाई वेक्टर बी, जेड वेक्टर सी, टी वेक्टर डी। जीरो वेक्टर के लिए तुमने बोल दिया ना मुझे कि इसमें से कम एक स्केलर नॉन जीरो होगा, ये बात तुमने मुझे प्रूफ दिया है ना। तो अब मैं कहूंगा अच्छा तुमको पांच वेक्टर चाहिए तो चलो जीरो इंटू ई डाल दो। ठीक, तो मेरे ख्याल से पांचों डिपेंडेंट हो गए। तो अगर मैंने ये प्रूफ दे दिया कि चार वेक्टर हमेशा डिपेंडेंट हैं, तो आगे पांच वेक्टर, छह वेक्टर, सेवन वेक्टर, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट। तो इजी है ना ध्यान रखने में कि सर लीनियर इंडिपेंडेंस सिर्फ तीन वेक्टर तक एग्जिस्ट करता है, उसके आगे ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक, आसान है ना, 5 सेकेंड्स क्विकली। तो इतनी भारी डेफिनेशन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट खत्म हो गई कि सर खाली तीन वेक्टर तक बुद्धि लगानी होती है, उसके बाद तो हमेशा डिपेंडेंट सिस्टम। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करो, IIT 94 का तुमसे प्रॉब्लम करवाता हूं, है ना, घबराना मत। करो 60 सेकेंड्स, चलो 120 सेकेंड्स टू अटेम्प्ट। कॉपी करने के लिए 15 सेकेंड और।
आई थिंक डन है ना, इतनी देर में हो गया होगा। तो सर्टेनली तुम लोगों ने सीधा इस कहीं से भी शुरू करो कि सर इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, जो तुमको लगे, है ना। हो सकता है कुछ लोगों ने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी बनाया हो सकता है कुछ लोगों ने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी डी बनाया हो, तो दोनों से हो जाता है ना। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों ने ए बी से किया होगा, है ना, क्योंकि तुम्हारा टारगेट एकदम क्लियर था कि सर लैम्डा ए आंसर लाना है। तो संभव है कि मोस्टली लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी बनाया हो। तो चलो मैं थोड़ा रिवर्स चलता हूं कि यार मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन सी डी, तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन सी डी बनाना है तो तुमने इसको यू रीड किया, है ना। तो वीटीपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर यू डॉट डी, यू डॉट डी, यही है ना, यू डॉट डी एबीडी, नियरर वेक्टर सी माइनस यू डॉट सी एबीसी वेक्टर डी। अब तुम देख पा रहे हो तुम्हारा टारगेट एकदम क्लियर है कि सर लैम्डा ए आंसर लाना है। तो मानते हो मुझे सी कैंसिल करना है, डी कैंसिल करना है। तो जब मैं अगले पर गया तो क्या अब तुम मुझसे कहोगे कि सर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डीबी लिखते हैं? फंस जाओगे भाई कि अगर डीबी लिखा तो ए कहां से लाऊंगा आगे, है ना, कि सर डीबी लिख लिया, मान लो डी कट भी गया तो बी और सी बचेगा, तो फिर बी और सी आंसर लैम्डा ए लाना है। ठीक, तो मानते हो कि तुम नहीं कर पाओगे। तो क्या अब तुम फोर्स्ड हो कि सर अब जो है ना इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी ही लिखना, कारण कि सर वो सी कट जाएगा और आपका ए बच जाएगा, तो ए डी बचेगा, है ना। तो मैं टारगेट को लेकर के इसे मैंने यू पढ़ लिया, कारण क्लियर है, आंसर लैम्डा ए लाना है। तो फॉर्मूला आई थिंक नियरर वेक्टर सी है, ए डॉट यू, ए डॉट यू इज व्हाट, एडीबी वेक्टर सी। देखो अपने आप अगर प्रॉब्लम्स नहीं करोगे ना तो नहीं सीख पाओगे। तुम अगर सोच रहे हो कि खाली सुन करके काम हो जाए, नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि देख रहे हो इतनी भारी भारी कैलकुलेशन हो रही है ना। ए डॉट यू, नाउ सी डॉट यू, सी डी बी अवे वेक्टर। बस गारंटी तुम समझ रहोगे कि सर सी पक्का कटा होगा, अनडाउटेडली। अब तुम समझ रहे हो कि सर ये डी को काटना है ना, तो मानते हो अब मुझे यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए डी लाना चाहिए। तो चलो इसको यू पढ़ लेते हैं, बस करते जाओ, ए डॉट यू एबीसी नियरर वेक्टर डी माइनस डी डॉट यू डीबीसी अवे वेक्टर ए। तो आउट ऑफ 100 5 नंबर आ गए, देख लो, है ना, इतनी आसानी से। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि सर ये सी पक्का कटा होगा, है ना। वो देख लेना तुम क्यों कटा, साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया था, है ना। डी भी पक्का कटा होगा। तो यू फाइनली लेफ्ट विथ -2 सी डी बी, उस साइक्लिक ऑर्डर का तुमको आइडिया है, वेक्टर ए। तो आई थिंक आई हैव प्रूव्ड योर वेक्टर कोलिनियर विद ए, यही तो करना था। डन, क्विकली। मैंने कहा ना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, नहीं? देखें कल के लिए कुछ होमवर्क दे सकता हूं फॉर मंडे, कुछ तो दे ही सकता हूं। चलो 15 प्रॉब्लम्स यू कैन डू, 1 से 15, एक्सरसाइज 2, ठीक है ना।
तो घर पर ट्राई करना फर्स्ट 15 प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2। चलो साथ में कर लेते हैं, है ना, वैसे भी तुम्हारी क्लास का टाइम हो चुका है। टेट्राहेड्रन रेगुलर, मेरे ख्याल से ओरिजिन मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेट्स से ओ ए बी सी। तुमको तो पता है कि दो प्लेन का एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स, n1 वेक्टर n2 वेक्टर। तो n1 वेक्टर यू कैन डायरेक्टली से a क्रॉस b, n2 वेक्टर यू कैन डायरेक्टली से b क्रॉस c। तो एंगल बिटवीन देम डॉट is cos theta. I will make it positive, okay? रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब तुम सोच पा रहे होगे कि सर यहां पर मैं अटक रहा हूं, है ना, तो तुम फिर वही कहोगे कि सर वो वीटीपी क्रिएट हो सकता है क्या? तो तुम समझदार हो, तुम डेफिनेटली बोलोगे कि सर इसको यू मन में पढ़िए और डॉट एंड क्रॉस प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इंटरचेंज। तो यू क्रॉस बी डॉट सी, यू, सही है। तो योर न्यूमरेटर इज कमिंग ए डॉट बी नियरर वेक्टर बी। साइमल्टेनियसली मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा ले रहा हूं कि सर बी का डॉट सी के साथ भी ले लीजिए, बी डॉट सी माइनस बी डॉट बी अवे वेक्टर ए डॉट सी मॉड। मेरे ख्याल से सब दिमाग में जा रहा है क्योंकि हम लोग प्योर कैलकुलेशन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बस अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। तुम तो जानते हो ये रेगुलर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, अरे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार, तो कुछ एज लेंथ के एंगल 60, हर एक वेक्टर के बीच का एंगल 60 ही है सर। ए बी का एंगल 60, बी सी का एंगल 60, ए सी का एंगल 60। बस खत्म करो, के इंटू के स्क्वायर कॉस 60, के स्क्वायर कॉस 60, दिस इज के स्क्वायर ओनली, दिस इज के स्क्वायर कॉस 60। आई थिंक साइन 60 बाई मॉड, क्रॉस प्रोडक्ट है √3/2, √3/2 मॉडुलस। तो यू विल गेट टू नो कि सर आंसर 1/3 आ रहा है। तो योर आंसर इज अगेन कॉस इनवर्स 1/3। ठीक, एक मैं तुमको ज्योमेट्री का भी आइडिया बता सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है। कोई नहीं यार, है ना, ज्योमेट्री भी तुमको फट से बता ही देता हूं, थोड़ा सा विजुलाइज करना है ना। हालांकि ये सॉल्यूशन टू गुड है ना, ऐसे ही करना है यार तुम लोग सॉल्व, क्योंकि इस तरह के आइडियाज मैं बताऊंगा ये थोड़े से मतलब मुश्किल से क्लिक करने वाले हैं, थोड़ा फील करना है ना, समझना मैं क्या कर रहा हूं। ये जो ए बी है ना, इसका मिड पॉइंट को मैंने ओ से ज्वाइन किया, डी। इमेजिन करना कि सर ये जो लाइन है ना ओडी, ये लाइन और जो डीसी लाइन है, डीसी लाइन, इन दो लाइन का जो एंगल बनेगा ना, वही आपका प्लेन का एंगल है। ये जो दो प्लेन है, अब की बार मैंने प्लेन चेंज कर दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब की बार मैंने प्लेन ले लिया है AOB प्लेन और ये बेस AOC प्लेन, ABC प्लेन। यार इतना तो तुम सिमेट्री से समझते ही होगे ना कि सर हर दो प्लेन का एंगल सेम ही होगा। ठीक, तो मैंने एक प्लेन तो बेस ले लिया है ABC और एक प्लेन मैंने AOB ले लिया है, तो मैं इन दो के बीच का एंगल निकाल रहा हूं। तो इस बात को विजुलाइज करो कि हाँ सर ये जो आपने लाइन बनाई है, ये लाइन और ये लाइन, इन दो लाइन के बीच का जो आंसर है ना, वही प्लेन का आंसर है। सोचो,
अब तुमको लगता नहीं कि सर ये लाइंस की तो मेरे को वैल्यू दिख रही है, यार ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपने मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है तो ये तो एल्टीट्यूड हो गया, तो ये के और ये 60 एंगल, तो ये के साइन 60, के √3/2 ओरली बोल रहा हूं। इसी तरह मानता हूं ये भी सर के साइन 60, ये भी के √3/2। अब क्या तुमको दिख रहा है कि सर ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये के है, तो तुम एक काम करो, के √3/2, के √3/2 एंड के। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डाल के कर रहे हो, या हो सकता है कुछ लोग कहें सर मैं तो कोसाइन लॉ लगा रहा हूं। तीनों साइड तो आपने बता दिए, तो यूजिंग दैट ऑल्सो थीटा निकल आएगा। इस क्वेश्चन को घर से करके आना, ठीक है? चलो भाई, और होमवर्क बता दिया मैंने, एक्सरसाइज 2 ओनली 15। बाय, जय हिंद।